Hello everyone and welcome back to the channel. This is the second class of CTPYQ series which we have started for the GATE Engineering Services, SSC JEE and all other state engineering services. तो आज के क्लास में हम मोर्टार और लाइम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सारे एग्ज़ाम्स में मोर्टार और लाइम को लेके पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. 100% क्वेश्चन तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ टाइम हमें जितना अलाउ करेगा उतना हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि ये सीरीज़ का फर्स्ट क्लास हो चुका है जिसमें हम सीमेंट डिस्कस किए थे. अगर आपको उस क्लास का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको प्रोवाइडेड है. ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्रोवाइडेड है. वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लाइम पुट्टी डैश. ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है लाइम पुट्टी क्या होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, सेकेंड इज़ मेड फ्रॉम बाय एडिंग लाइम टू वाटर, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी. ठीक है, तो बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, यानी कि इज़ मेड बाई एडिंग लाइम टू वाटर. चलो अब इसको देख लेते हैं. अब क्या है, लाइम पुट्टी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाई स्लेकिंग फ्रेश क्विक लाइम इन एन एक्सेस ऑफ वाटर. ठीक है, यानी कि हमारी जो स्लेकिंग यानी स्लेक्ड फ्रेश लाइम क्विक लाइम होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? अपना लाइम पुट्टी. ठीक है, फिर लाइम पुट्टी यूज़ कहाँ पे होता है? तो लाइम पुट्टी हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? तो हम लोग उसको 1 month तक यूज़ कर पाते हैं. और लाइम पुट्टी बेसिकली हमारा वॉल्स पे यानी कि हमारे प्लास्टरिंग करने के काम आता है. ठीक है, फिर एक चीज़ और कि उसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वेट लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम, पुट्टी लाइम और फैट लाइम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइम विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ जनरली कॉल्ड. अब क्या है, इसने बोला है कि हमारा जो लाइम है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हमारा फैट लाइम, रिच लाइम, वाइट लाइम. ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. क्लियर हो गया? यानी ये तीनों जो है वो हमारे सेम लाइम के ही नाम है. फैट लाइम को ही रिच लाइम बोलते हैं और रिच लाइम को ही हम वाइट लाइम बोलते हैं. अब देखो फैट लाइम में होता क्या है कि फ़ैट लाइम हमारा जो होता है वो होता है कि जिसमें हम हाई परसेंटेज यानी कि हमारा इसमें 93 to 95% जो होता है वो हमारा CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर 93 to 95% हमारा CaO है, यानी कि हमारा जो इम्प्योरिटीज़ होगा वो कितना होगा? वो हमारा लेस देन कितना होगा? 5%. क्लियर हो गया? लेस देन हमारा 5% होगा. अब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा लाइम जो है वो मतलब वाटर से ऐड होता है तो क्या उसका ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे फैट लाइम और रिच लाइम या फिर वाइट लाइम जो भी हम बोल रहे हैं इसको, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा कितने से इंक्रीज़ होगा? वो हमारा 2 to 2.5 टाइम्स of its original वॉल्यूम. ठीक है, तो वो हमारा 2.5 टाइम्स 25 नहीं 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हमारा इंक्रीज़ होगा. क्लियर हो गया? अब इसी को ही हम वाइट लाइम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली हमारा वाइट कलर शो होता है. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ कम है, CaO ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ कम है दैट मीन्स कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि ये परफेक्टली वाइट दिखेगा, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? वाइट लाइम. क्लियर हो गया? चलो जो भी मैंने समझाया यहाँ पे मेंशन भी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन है. क्या क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़? उसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारी स्लो सेटिंग, हाई प्लास्टिसिटी, सॉल्यूबल इन वाटर, विग्रस लेकिंग और परफेक्टली वाइट कलर. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड. अब क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर,
ठीक है, यानी कि हमें ऐसा लाइम चाहिए जो वाटर के अंदर हम स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनाए तो वहाँ पे वो हमारा मतलब जस्टिफाई करे उस कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लाइम होता है हमारा, तो ऐसा होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, नाम से भी आपको पता चल ही रहा होगा हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम हमारा किसके लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर के लिए। ठीक है, तो अब हाइड्रोलिक लाइम हम क्या बताएंगे, तो हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है हमारा 30% ऑफ सिलिका होता है एंड 5% ऑफ एल्यूमिना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें हमारा सिलिका और एल्यूमिना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा हमारा हाइड्रोलिक लाइम वैरी करता है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा 30% ऑफ सिलिका एंड 5% ऑफ एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है कि जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम है वो जैसे ही हमारा वाटर के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है कि हमारा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि जैसे ही हम हाइड्रोलिक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो हमारा वो उसका सेटिंग जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है इसमें हाइड्रोलिक लाइम हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या हो गया, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा सेमी हाइड्रोलिक लाइम और तीसरा हो गया हमारा नॉन हाइड्रोलिक लाइम। अब देखो जो हमारा फर्स्ट वन है यानी एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो है हमारा, इसमें क्या है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना की जो कंप्लीट मतलब कंबाइंड परसेंटेज होती है वो हमारी होती है 25 to 39% ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, फिर और जो दूसरे में होती है हमारी वो होती है 15 to 25%। ठीक है, और लास्ट वाले में होती है हमारी लेस देन 15%। ये कंबाइंड परसेंटेज है किसकी, सिलिका और एल्यूमिना की। अब क्या है कि हमारा जो कंपोजिशन होता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का वो हमारा जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओपीसी होता है, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के पूरे कंपैरिजन मतलब ऑलमोस्ट ओपीसी जैसा ही रहता है। ठीक है, अब क्या है कि ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का हमारा मोर्टार की तरह यूज़ होता है। क्लियर हो गया। तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हमारा कैसे यूज़ होगा, हमारा बेसिकली ये एज अ मोर्टार यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं यूज्ड एज मोर्टार। ठीक है, फिर क्या है कि हमारा जो सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है वो हमारा थोड़ा कम स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम से। तो बेसिकली ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये हमारा यूज़ होगा एज अ मैसोनरी, ब्रिकवर्क एंड मोर्टार। ठीक है, इसको भी मोर्टार की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये हमारा कम स्टेबल होता है, कम स्ट्रेंथ वाला होता है, किससे, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम से। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारा हो गया नॉन हाइड्रोलिक लाइम। अब नॉन हाइड्रोलिक लाइम हमारा क्या होता है, ये हमारा वीकेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इट अंडरगोज एक्चुअली लेस एक्सपेंशन, तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये किस तरीके से जो हमारा लेस इंपॉर्टेंट वर्क होता है ना, जैसे कि कुछ ऐसे मोर्टार होते हैं जो हमारे नॉन हाइड्रोलिक लाइम से बनते हैं, जो हमारे लेस इंपॉर्टेंट वर्क के लिए होते हैं, मतलब वो सिर्फ हमारे अपीयरेंस के लिए होता है, उसका लोड का या स्ट्रक्चर को हैंडल करने का कोई वर्क नहीं होता है, तो वहाँ पे हम नॉन हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते हैं। तो ये भी मोर्टार की तरह यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हमारा लेस इंपॉर्टेंट वर्क्स है, तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं यूज्ड फॉर लेस इम्पॉर्टेंट वर्क्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप बाद में पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस
अब क्या है कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या डिटरमाइन करता है, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम हमारा इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो सीमेंट में हमारे काफ़ी सारे कंपोजिशन से बनता है सीमेंट। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, हमारा लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, मैग्नीशिया होता है, अल्कलाइन होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, हमारा आयरन ऑक्साइड होता है और कैल्शियम सल्फेट भी होता है। ठीक है, अब जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम देखें तो वो किसकी होती है, वो होती है हमारे लाइम की। ठीक है, लाइम हमारा कितना होता है, लाइम होता है हमारा 60% to 70%। ठीक है, तो 60 to 70% हमारा लाइम होता है। अब क्या होता है कि हमारा अगर जो सीमेंट है अगर वो डेफिशिएंट है लाइम में, तो हमारा क्या होगा, सीमेंट फटाफट सेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर उसमें लाइम का परसेंटेज कम है तो हमारा वो क्विकली सेट होना शुरू हो जाएगा। और क्या उससे क्या होगा, उससे हमारे सीमेंट की प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है कि लाइम का कंटेंट अगर हायर परसेंटेज में है तो वो क्या करता है, वो सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। ठीक है, अनसाउंड बनाने का मतलब है कि बेसिकली वो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करेगा। यानी कि हमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम यूज़ करना है जो 60 to 70% के बीच में होगी, और एल्स से हमारा अगर लेस हुआ तो भी हमारा वो सीमेंट के प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, और ज़्यादा हुआ तो भी हमारे सीमेंट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो अब हम लोग क्या मतलब साउंडनेस टेस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो साउंड टेस्ट हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं, किस लिए हम करते हैं ये टेस्ट। तो ये टेस्ट हम करते हैं हमारा फ्री लाइम कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्री लाइम अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सीमेंट है वो एक्सपेंशन मतलब क्या कहते हैं उसमें एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा किससे पता चलता है, वो हमारा पता चलता है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ फ्री लाइम प्रेजेंट है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है यानी कि हमने जहाँ पे भी वो सीमेंट यूज़ किया है वो अंडर एक्सपेंशन जाएगा या नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो कितना जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग लाइम मोर्टार इज़ दैट इट is not durable, does not set quickly, swells और is plastic। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा does not set quickly। ठीक है, तो ये हमारे किसका डिमेरिट है, ये हमारे लाइम मोर्टार का डिमेरिट होता है। अब देखो लाइम मोर्टार का हमें डिमेरिट तो पता चल गया कि इट डज़ नॉट सेट क्विकली। अगर ये क्विकली सेट नहीं होगा दैट मीन्स कि हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है मतलब जहाँ पे भी पर्टिकुलर हमने लाइम मोर्टार अप्लाई किया है तो उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि वो फटाफट सेट नहीं हो रहा है, तो सेटिंग का भी टाइम बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, अब सेटिंग का टाइम बढ़ेगा तो यानी हमारा जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी प्रोग्रेस ऑफ वर्क हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, काफ़ी स्लो हो जाएगा। फिर अगर हम कंपेयर करें किसको, लाइम मोर्टार को हमारे पोर्टलैंड सीमेंट से, तो क्या होगा कि हमारा पोर्टलैंड सीमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेदर देन हमारा लाइम मोर्टार। ठीक है, फिर क्या है कि दोनों सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे लाइम मोर्टार हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, जैसे स्काई स्क्रैपर्स हो गए और ये सारी बिल्डिंग्स बनते हैं हमारे, तो ये सारी बिल्डिंग्स में अगर हम लाइम मोर्टार यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग एज़ कंपेरिजन टू पोर्टलैंड सीमेंट। यानी इसमें हमें पोर्टलैंड सीमेंट ही यूज़ करना चाहिए। और लाइम मोर्टार हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हाई राइज ना हो। ठीक है, जैसे हमें बेस वर्क करना है या फिर हमें एक ही फ्लोर बनाना है, तो नीचे वाले फ्लोर पे हम ये सारी चीज़ें अगर हम लाइम मोर्टार को यूज़ करेंगे तो वो फिर भी हमारा इफ़ेक्टिवली स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम उसको हाई राइज बिल्डिंग पे करेंगे तो फिर वो हमारा इफ़ेक्टिवली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जितना हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ठीक है, ये मैं कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी मैंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर द टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा लाइम क्यों ऐड होता है किसमें, सीमेंट स्लरी में, फॉर द टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग।
ठीक है, टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग। तो पहला है टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टर, टू स्टिफन द प्लास्टर, टू स्मूदन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड, टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। अब क्या है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। ठीक है, अब यानी कि हमारा क्या है कि जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, अपॉन एडिशन ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, अब क्या बोल रहा है ये कि एडिशन ऑफ हाइड्रेटेड लाइम किस में, इन सीमेंट स्लरी। जब भी हम हाइड्रेटेड लाइम अपना सीमेंट स्लरी में ऐड करते हैं तो जो सैंड होता है और जो सीमेंट होता है वो क्या होता है कि वो सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाइड्रेटेड लाइम सीमेंट और सैंड को आपस में बाइंड करके रखता है। ठीक है, उनको सेपरेट नहीं होने देता है। अब क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट कि फाइनल मोर्टार बिकम्स मोर वाटर प्रूफ एंड सो क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज इज मिनिमाइज ड्यू टू हाइड्रेटेड लाइम यूसेज। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि हमारा जो मोर्टार बनता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सीमेंट स्लरी होता है जिसमें हम हाइड्रेटेड लाइम यूज़ कर लिए, अब इन सब के एडिशन से जो हमारा मोर्टार प्रिपेयर हुआ है वो हमारा ज़्यादा वाटर प्रूफ होता है और हमारा जो क्रैकिंग होता है श्रिंकेज की वजह से वो भी हमारा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड लाइम यूसेज, मतलब हाइड्रेटेड लाइम की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे सैंड और सीमेंट को वो बाइंड करके रखता है। तो हमारे चीज़ें क्या है कि आफ्टर ड्राइंग भी अगर मतलब जो श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज के बाद में भी ये क्या होता है कि ये पार्टिकल्स को अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने देता है, पूरा अच्छे से बाइंड करके रखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रैकिंग भी नहीं होती है और वो मोर वाटर प्रूफ भी रहता है। क्लियर हो गया। अब क्या है कि द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम सीमेंट प्लास्टर जनरली यूज्ड, यानी कि किस प्रोपोर्शन में हम सीमेंट, लाइम और सैंड को इस पर्टिकुलर सीमेंट स्लरी में यूज़ करते हैं, तो वो हो गया हमारा 1:1:6 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन रिजल्ट्स इन क्विक लाइम। क्या बोल रहा है, यानी कैल्सिलेशन, अगर हम लाइमस्टोन का कैल्सिलेशन करते हैं तो वो रिजल्ट करता है किसमें, यानी वो फॉर्म करता है क्या, क्विक लाइम को। तो बिल्कुल सही है ये हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। फिर क्या बोल रहा है कि लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक इज़ हाइड्रोलिक लाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें पता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है वो कि हाइड्रेटेड लाइम इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विथ वाटर। अब देखो, इसने सेकंड में क्या बोला कि हमारा लाइम प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, प्योर वैरायटी ऑफ चॉक से। फिर उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि नहीं, हाइड्रेटेड लाइम हमारा किससे ऑब्टेन हो रहा है, हमारा क्विक लाइम से। ठीक है, तो ऑब्वियसली या तो सेकंड सही होगा या तो थर्ड सही होगा, लेकिन सेकंड हमारा गलत है, दैट मीन्स कि थर्ड तो हमारा 100% सही है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट और थर्ड, विच विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या है कि देखो लाइम कैसे ऑब्टेन होता है, तो लाइम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, अब कैल्सिनेशन क्या होता है कि हमारा लाइमस्टोन जो है वो कैल्सिनेशन होता है अंडर द हीट। ठीक है, फिर वो क्या फॉर्म करता है, लाइम फॉर्म करता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। फिर क्या होता है कि लाइम ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ रिलेटिवली प्योर लाइमस्टोन। अब क्या है, ये प्योर लाइमस्टोन है हमारा, जिसमें 90 to 95% ऑफ प्योरिटी है। तो अगर इससे हम मतलब इसका कैल्सिनेशन करेंगे, यानी हीट हम करेंगे इसको, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, वो हमारा फॉर्म होगा क्विक लाइम। क्लियर हो गया, जिसको हम कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं और जिसको हम लंप लाइम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम्स विल बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग, कोट एंड प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। ठीक है, अब कौन सा ऐसा लाइम है जो हमारा यूज़ होता है किसके लिए, हमारा प्लास्टरिंग में और वाइट वॉशिंग में। तो ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा लाइम है, वो है हमारा मैग्नीशियम और डोलोमेटिक लाइम। ठीक है, तो चलो एक बार देख ही लेते हैं कि बाकी लाइम्स भी हमारे क्या काम करते हैं। तो क्या हो गया, जो क्लास ए होता है, यानी कि हमारा एमिनेटेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जो हमारा क्लास ए लाइम होता है, वो हमारा किसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल पर्पसेस। मैंने पीछे बताया था कि हम इसका मोर्टार बनाते हैं और ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चरल पर्पसेस की वजह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, क्लास बी हो गया, कौन सा है, जिसमें सेमी हाइड्रोलिक लाइम है, जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर मैसनरी मोर्टार्स, लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडरकोट। ठीक है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम का भी हमने देख लिया था यूज़, और मैंने बता दिया था ये क्लास ए से थोड़ा सा लेस
क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट, यानी लेस स्ट्रेंथ वाला होता है, लेस क्वालिटी वाला होता है, तो हम क्या करते हैं उसको मैसनरी मोर्टार्स में यूज़ करते हैं, लाइम कंक्रीट की तरह यूज़ करते हैं और प्लास्टर अंडरकोट के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारा क्लास सी हो गया, दैट इज़ फैट लाइम which is used for finishing coat in plastering, whitewashing, composite mortars, etc. ठीक है, एंड विथ एडिशन विद द पोजोलॉनिक मटेरियल फॉर मैसनरी स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमने सीमेंट वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कितनी जगह हम पोजोलॉनिक मटेरियल ऐड कर रहे थे सीमेंट की प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए, यानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी कस्टमाइज़ करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्लास डी हो गया, दैट इज़ मैग्नीशियम एंड डोलोमेटिक लाइम विच इज़ यूज फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, हमें प्लास्टरिंग में यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है एक्सेट्रा। फिर क्या है क्लास ई, हमारा क्लास ई जो है हमारा वो कंकर लाइम होता है विच इज़ यूज्ड फॉर मैसनरी मोर्टार्स बेसिकली। ओके, फिर क्लास एफ हो गया हमारा सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम विच इज़ यूज्ड फॉर अंडरकोट, फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम किस लिए यूज़ होता है, हमारा अंडरकोट, फिनिशिंग ऑफ कोट, प्लास्टर्स के लिए। क्लियर हो गया। अब क्या है इसमें, ये क्या बोल रहा है कि लाइम शैल बी अवेलेबल आइदर इन हाइड्रेटेड और क्विक फॉर्म, यानी कि जितने भी लाइम होते हैं या तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं या तो क्विक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ क्लास ए एंड ई विच शैल बी सप्लाइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अब उसके यानी कि क्लास ए और क्लास ई के अलावा, क्यों, क्योंकि क्लास ए और क्लास ई को हम क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, ये हमें अवेलेबल नहीं होते पर हम इनको सप्लाई करते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में। अब क्या नेक्स्ट वो कि एप्लीकेशन इंडिकेटेड आर ओनली सजेस्टिव। अब क्या है कि एप्लीकेशन मतलब जो यहाँ पे मेंशन्ड है सिर्फ वही एप्लीकेशन हम उन पर्टिकुलर लाइम से कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हम उसको टेस्ट ना कर लें या फिर हम उसको पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी की स्टडी ना कर ले कि कहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए, तब तक हाँ जो भी सजेस्टेड है हम वहीं पे यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिक्स इन मैसनरी आर बाउंड बाय मोर्टार, मोर्टार्स मेक ब्रिक्स डैम प्रूफ। ठीक है, अब क्या है सेकेंड स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो अब क्या है इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था दैट इज़ ब्रिक्स एंड मैसनरी आर बाउंड बाय मोर्टार, तो ये हमारा सही है, बिल्कुल ये हमारा सही है कि ब्रिक्स एंड मैसनरी आर बाउंडेड बाय मोर्टार, कि हम मोर्टार यूज़ करते हैं किसको, ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि मोर्टार मेक्स ब्रिक डैम प्रूफ, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक एंड मैसनरी इज़ इम्प्रूव्ड बाय प्लास्टरिंग, यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक है इन मैसनरी इज़ इम्प्रूव, प्लास्टर करने से उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वॉल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, ब्रिक की नहीं होती है। ठीक है, यानी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम ब्रिक और मोर्टार से, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन हमारी ब्रिक की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है, फिर ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या है नेक्स्ट कि एडिशन ऑफ लाइम इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही है कि हमारा लाइम ऐड करने से हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज मतलब अच्छी हो जाती है। फिर क्या है कि मरीन कंस्ट्रक्शंस नीड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट मोर्टार, तो क्या है कि मरीन कंस्ट्रक्शन में हमें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट मोर्टार चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे सल्फर अटैक का पूरा चांस होता है, तो वहाँ पे हमें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट मोर्टार चाहिए ही चाहिए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फोर्थ सही है और फिफ्थ सही है। दैट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके भी दे दी है। ठीक है, तो आप लोग बाद में आराम से पढ़ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन मोर्टार प्रिपरेशन, यानी कि हमारा वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन जितना होता है वही डिसाइड करता है कि हमें कितना पानी चाहिए अपने मोर्टार को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ वाटर इन मोर्टार रिड्यूसेस इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो ज़्यादा पानी होता है अब क्या करता है वो मोर्टार की जो स्ट्रेंथ है वो उसको रिड्यूस कर देता है। ये भी सही है, लेकिन क्या इसका ये रीज़न है, नहीं, यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है और ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा बी,
That is, both statement 1 and statement 2 are individually true, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समझा दी है कि क्या है कि हमारा जो वाटर है, वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन गाइड्स फॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन मोर्टार प्रिपरेशन. ठीक है, ये तो मैंने पीछे बता ही दिया. फिर क्या है, इट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर विच डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ टोटल वाटर. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, क्या ये मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ यही पैरामीटर नहीं होता. ठीक है, कि हमें कितना पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए, सिर्फ यही पैरामीटर नहीं होता कि हम उसमें कितना वाटर ऐड करते हैं. यानी कि ऑन एन एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट. ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा टोटल वाटर हम प्रोवाइड करते हैं उसका सिर्फ 23% जो है वो हमारा रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए. और फिर क्या है कि 15% बाई वेट ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द सीमेंट जेल. यानी 15% ऑफ वेट वाटर बाई वेट, तो वो किस लिए यूज़ होता है हमारा, टू रिक्वायर द फिल ऑफ सीमेंट जेल. फिर क्या बोल रहे हैं कि जो 38% ऑफ वाटर बाय वेट होता है ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन. यानी कि 38% वाटर क्या है हमारा, वो हमारा किसके लिए यूज़ होता है, केमिकल रिएक्शन को मतलब क्या कहते हैं कि अकर करवाने के लिए. यानी कि केमिकल रिएक्शन जो भी अकर होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा क्या कहते हैं कि 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट हमारा यूटिलाइज हो जाता है. क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है, ये एक्सेस ऑफ वाटर इन मोर्टार विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रेशन प्रोसेस. यानी कि जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो हमारा फिर हाइड्रेशन प्रोसेस में हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता. दैट इज़ कि हमारा वो बच जाता है, किस में बच जाता है कि हमारे वो पोर स्पेसेस में बच जाता है. कब, हार्डनिंग के बाद वो हमारे पोर्स जो भी हमारा स्पेसेस बचता है यानी बीच में वॉइड्स बच जाते हैं उसमें हमारा रह जाता है. फिर क्या है कि दिस वाटर विल एवापोरेट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम वॉइड्स इन मोर्टार. अब क्या है कि ये सारी चीज़ें वॉइड्स बनाएंगी और वॉइड्स बनाने के बाद जो मोर्टार होता है हमारा उसको क्या करेंगे, उसको हमारा स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उसका वो रिड्यूस कर देंगे, जो हमारे बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर को अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1, प्रिपेयरिंग मोर्टार बाय यूजिंग मैसनरी सीमेंट इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी एज वेल एज द फिनिश ड्यूरिंग प्लास्टरिंग. अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि प्रिपेयरिंग मोर्टार यानी हम जब मोर्टार बनाते हैं बाय यूजिंग मैसनरी सीमेंट इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी. अगर हम मैसनरी सीमेंट उसमें यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है क्या, हमारी वर्केबिलिटी को. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एज वेल एज फिनिशिंग ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग. यानी कि ये वर्केबिलिटी भी इन्हांस करता है और फिनिशिंग भी इम्प्रूव करता है. क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है कि मैसनरी सीमेंट इज़ ईजी टू हैंडल. अब आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हो कि अगर उसकी सरफेस स्मूथ आ रही है या फिर वो वर्केबिलिटी में हैंडल कर रहा है तो वो इस वजह से तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो इजी टू हैंडल है. दैट मीन्स कि हमारा इंडिविजुअली देखा जाए तो ये बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लेकिन क्या है कि हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट नहीं है. दैट मीन्स कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो फिर इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि हमारा जो मैसनरी सीमेंट है, मैसनरी सीमेंट इज़ ऑब्टेन इंटीमेटली ग्राइंडिंग अ मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड जिप्सम विद पोज़ोलानिक और इनर्ट मटेरियल. यानी मैसनरी सीमेंट हमें कैसे मिलता है, हमारा जो पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर होता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, अपना जिप्सम और पोज़ोलानिक मटेरियल. तो उससे हमें जो मिक्सचर मिलता है वो मिक्सचर हमारा होता है मैसनरी सीमेंट. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एयर इंट्रेनिंग प्लास्टिसाइजर इज़ यूज्ड इन सुटेबल प्रपोर्शन जनरली टू अ फाइननेस ग्रेटर दैन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. यानी जो हम प्लास्टिसाइज़र उसमें यूज़ करते हैं वो प्लास्टिसाइज़र हमारा क्या होता है कि फ़ाइन होता है. किससे ज़्यादा फ़ाइन होता है, जो प्लास्टिसाइज़र हम पोर्टलैंड सीमेंट में यूज़ करते हैं उस पोर्टलैंड सीमेंट का प्लास्टिसाइज़र से ज़्यादा फ़ाइन प्लास्टिसाइज़र हम मैसनरी सीमेंट में यूज़ करते हैं. क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है कि इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्मूथ प्लास्टिक कोहेसिव एंड स्ट्रॉन्ग येट वर्केबल मोर्टार व्हेन मिक्सड विद फाइन एग्रीगेट एंड इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर टू लाइम मोर्टार, लाइम सीमेंट मोर्टार और सीमेंट मोर्टार.
यानी कि अगर इस सीमेंट को हम अपने स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और उसमें हम अपना एग्रीगेट वगैरह ऐड करेंगे तो वो हमारा किसी भी मोर्टार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। यानी कि चाहे वो लाइम मोर्टार हो, चाहे वो लाइम सीमेंट मोर्टार हो, और चाहे वो सीमेंट मोर्टार हो। क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ चीफली इंटेंडेड फॉर यूज़ इन मैसनरी मोर्टार्स फॉर ब्रिक, स्टोन एंड कंक्रीट ब्लॉक। अब क्या बोल रहा है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम अपना मतलब मैसनरी मोर्टार फॉर ब्रिक, यानी जो मोर्टार हम ब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, स्टोन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारा ये बेसिकली हमारा ये मैसनरी सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि फॉर रेंडरिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क, हमारा रेंडरिंग और प्लास्टरिंग वर्क के लिए भी हम इस पर्टिकुलर सीमेंट को यूज़ करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी सीमेंट मोर्टार although fast setting and capable of high strength development are harsh, non-plastic and non-cohesive, with the result that they cannot take up the shrinkage and temperature, so the results in cracks। अब क्या बोल रहा है ये कि हमारा जो भी ऑर्डिनरी सीमेंट होता है वो इसके कंपैरिजन में इन पर्टिकुलर वर्क्स में जो भी हमारा क्या है, जो वहाँ पे भी हमारी प्लास्टिसिटी की ज़रूरत है या फिर नॉन कोहेसिव तक की तरह एक्ट करता है जहाँ पे भी सीमेंट, वहाँ पे ये सारे वहाँ पे हमारा जो मैसनरी सीमेंट है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है, यानी काफ़ी अच्छा वर्क यूटिलाइज हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बट द मोर्टार्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मैसनरी सीमेंट आर नॉट ड्यू टू इट इज़ ईजी टू हैंडल, इट इज़ ड्यू टू इट्स एडिशनल एडवांटेजेस ओवर द अदर सीमेंट। यानी कि ईजी टू हैंडल है इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके जो अदर एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए बट रीज़न सही नहीं है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इंक्रीजेज कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू सैंड इन मोर्टार्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, अब सैंड इन मोर्टार। क्लियर हो गया। तो हमें उसके रिस्पेक्ट में सारे स्टेटमेंट्स को चेक करना है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे करके एक एक कि कौन कौन सा सही है हमारा। तो पहला क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द मोर्टार मिक्स। बिल्कुल, सैंड एग्रीगेट ऐड करने से, सैंड ऐड करने से हमारा क्या होगा, मोर्टार का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। फिर क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट बोल रहा है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसनरी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा, द कॉस्ट ऑफ द मोर्टार इज़ रिड्यूस्ड। अब क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द मोर्टार इज़ रिड्यूस्ड, दैट इज़ कि ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। मोर्टार का हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, फोर्थ, श्रिंकेज ऑफ द मोर्टार इज़ ऑलमोस्ट प्रिवेंटेड। श्रिंकेज इज़ ऑलमोस्ट प्रिवेंटेड, दैट मीन्स कि ये भी हमारा सही है, ठीक है। श्रिंकेज प्रिवेंट होता है हमारा। फिर क्या बोल रहा है, सुर्खी कैन रिप्लेस सैंड इन सीमेंट मोर्टार यूज्ड इन प्लास्टरिंग एंड दिस इज़ मॉडिफाइड मोर्टार इज़ मोर ड्यूरेबल। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सैंड की जगह पे सुर्खी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सुर्खी को हम एज अ पोजोलॉनिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ रखा है। क्लियर हो गया। चलो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो हो जाएगा, 1, 3 और 4 जो है हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। चलो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। दैट सैंड इज़ यूज्ड इन मोर्टार डज नॉट ऐड एनी स्ट्रेंथ, इंस्टेड इट हेल्प्स इन रीएडजस्टिंग इट्स स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स प्रपोर्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये रिड्यूस करता है क्या, टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज। फिर क्या है, इट हेल्प्स इन अ यूनिफॉर्म सेटिंग बाय लेटिंग द गैसेस। अब क्या है, यूनिफॉर्म सेटिंग में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या है, इट रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज, देयर बाई अवॉइड्स द टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट एंड क्रैक्स। यानी बेसिकली हम देखा जाए तो ये अवॉइड करता है किसको, टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स को। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू सीमेंट मोर्टार, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ लाइम। बिल्कुल सही है, ठीक है। कि हमें क्या होगा कि अगर हम सीमेंट मोर्टार मतलब हमें वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार अगर इम्प्रूव करनी है तो हम उसको लाइम ऐड करके इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी मैंने पहले भी ये चीज़ बताया था। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा, फ्लाई एश सीमेंट इज़ इकोनॉमिकल इन प्लास्टरिंग जॉब। अब फ्लाई एश सीमेंट हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था सीमेंट में कि फ्लाई एश को हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन प्लास्टरिंग जॉब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये।
फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ सॉ डस्ट इम्प्रूव्स द वर्केबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं सही है। फिर क्या बोल रहा है कि सैंड इन मोर्टार कैन बी रिप्लेस बाय फाइनली क्रश्ड फायर ब्रिक्स, तो बिल्कुल सही है, हम इसको ये चीज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ 1, 2 और 4। क्लियर हो गया? चलो देख लेते हैं अब इसको। सॉडस्ट क्या होता है? तो सॉडस्ट बेसिकली इट इज़ अ सुटेबल मटेरियल फॉर द use as a pozzolanic material since it satisfies, sorry ये लाइन 2 बार आ गई, ठीक है। चलो फिर since क्या बोल रहा है, since satisfies the requirement for such material by having a combined silicon dioxide, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये इसमें किसका किसका कम्बिनेशन होता है, तो अगर हम इसको यहाँ पे मेंशन करें तो सॉ डस्ट इज इक्वल टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा सॉडस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ये तीनों क्या है, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मोर देन 70%, ठीक है, मोर देन 70% हमारा होता है इनका कॉम्बिनेशन। और फिर अगर हम उसके बाद देखेंगे तो हमारा जो कंक्रीट बिकम्स लेस वर्केबल एज सॉडस्ट परसेंटेज इंक्रीजेस, मीनिंग द मोर वाटर इज़ रिक्वायर्ड, यानी सॉडस्ट हमारा क्या करता है कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो कंक्रीट होगा वो उसकी जो वर्केबिलिटी है वो हमारी रिड्यूस करती हुई जाएगी, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चली क्या होगा कि हमारा जो सॉडस्ट है उसको इंक्रीज़ करने से हमारा वाटर डिमांड क्या करेंगे कि वो हमारा सेम नहीं रहेगा, वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा फॉर द सेम वर्केबिलिटी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली देखा जाए तो हमारा लॉस होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फायर रेजिस्टेंस कैन बी अचीव्ड बाई मिक्सिंग सुर्खी टू द सीमेंट मोर्टार। अब क्या है कि वो बोल रहा है कि हमारा फायर रेजिस्टेंस क्या है कि अचीव हो सकता है किससे, अगर हम उसमें सुर्खी ऐड कर दे तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड सॉरी इट इज़ फायर, ठीक है। Sound and fire can be achieved by adding sufficient water in situ just before applying the mortar। अब वो क्या बोल रहा है कि इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड फायर हम अचीव कर सकते हैं कैसे, बाई एडिंग सफिशिएंट वाटर इन, यानी कि साइट पे ही हम सफिशिएंट वाटर ऐड कर दें किसमें, मोर्टार में, बिफोर अप्लाइंग इट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे मोर्टार में तो मैंने आपको बताया था ना वो क्या करेगा, एक्सेस ऑफ वाटर भी हमारा उसकी स्ट्रेंथ को और वर्केबिलिटी को ख़राब करता है। क्लियर हो गया? दैट मीन्स कि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहो तो इसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि लाइम सुर्खी मोर्टार इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिकट्स, जिसको हम डैम्स भी बोलते हैं, सिंस द 19th सेंचुरी। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास बेसिकली सीमेंट मोर्टार नहीं था तब हम लाइम सुर्खी मोर्टार को यूज़ करते थे डैम्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट इज़ अ रीसेंट मटेरियल कंपेयर टू सुर्खी मोर्टार विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या बोल रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो हमारा रीसेंट मटेरियल है, यानी कि रिसेंटली अब पोर्टलैंड सीमेंट हमारा एज़ कंपेरिजन टू सुर्खी मोर्टार वो हमारा बेस्ट सूटेड है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा हमारा।
मैंने बता ही दिया कि 19th सेंचुरी से हमारा ये चीज़ यूज़ हो रहा है, बिल्कुल ये एकदम सही था। अब देखो 19th सेंचुरी में सुर्खी मोर्टार से कौन कौन से हमारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, तो वो कौन कौन सा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसोनरी इन द अपर गंगा कैनाल इन उत्तर प्रदेश और वानी विलास सागर डैम एक्सेट्रा, यानी कि ये 2 जगह हमारे कंस्ट्रक्शन हुई थी किससे, सुर्खी मोर्टार से 19th सेंचुरी में बाय यूजिंग लाइम सुर्खी मोर्टार। ठीक है, अब सुर्खी मोर्टार होता क्या है, तो सुर्खी मोर्टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइम, सुर्खी एंड वाटर। इट इज़ अ लाइम मोर्टार, इट इज़ अ लाइम मोर्टार in which sand has been substituted by सुर्खी for economy and strength। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सैंड की जगह पे हमने सुर्खी यूज़ किया है। अब देखो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि वहाँ पे सैंड की जगह पे हम सुर्खी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुर्खी एक पोज़ोलानिक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट। यहाँ वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो सीमेंट और सुर्खी को ऐड करने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने लाइम के साथ यूज़ किया था। अब मैंने आपको बताया ही था कि जो लाइम मोर्टार होता है हमारा बेसिकली वो काफ़ी वीक होता है। अगर हमने सुर्खी को वहाँ पे ऐड किया दैट मीन्स कि वो सैंड से कम स्ट्रेंथ बेयर कर पाएगा, यानी कि सैंड जो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज़ अपनी इम्पार्ट कर पाता है सुर्खी उस लेवल की प्रॉपर्टी इम्पार्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम सुर्खी को सैंड की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कि मतलब जैसे लेस इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए अगर हम लाइम वहाँ पे मोर्टार सुर्खी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए क्या करेंगे वहाँ पे सैंड ही यूज़ करते रहेंगे। क्लियर है? चलो फिर ये हो गया कि सुर्खी इज़ फाइनली पाउडर्ड बर्न्ड क्ले, ये तो आपको पता ही है सुर्खी क्या है। ठीक है, कि जो भी हमारा बर्न्ड ब्रिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ग्राइंड करके और फिर उससे हम क्या बनाते हैं, अपना सुर्खी बनाते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट विल बी एडेड टू एनहांस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एक्सरे शील्डिंग मोर्टार्स। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, वो होगा लिथियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक्सरे शील्डिंग मोर्टार हमारा क्या होता है, तो एक्सरे शील्डिंग मोर्टार इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द प्लास्टरिंग कोट टू वॉल्स एंड शील्डिंग एक्सरे कैनिन्स। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सरे हमारा आता है वहाँ पे उस वो पर्टिकुलर वॉल्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इट इज़ अ हैवी टाइप ऑफ मोर्टार विद बल्क डेंसिटी ओवर 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसकी बल्क डेंसिटी हमारी कंपेरेटिवली हाई होती है इस मोर्टार की। फिर हमारा क्या बोल रहा है कि तो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं, यानी एग्रीगेट जो भी हमारा ऑब्टेन होता है किससे, हैवी रॉक से या फिर सुटेबल एडमिक्सचर से, आर एडेड टू एनहांस द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ सच अ मोर्टार। ठीक है, यानी इसमें हम जो भी हैवी रॉक से हमारा जो एग्रीगेट यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? फिर अब क्या बोल रहा है कि जो भी एडमिक्सचर्स इसमें यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो हो गया हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, कैडमियम। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन में आप देख ही रहे हो कि हमारा लिथियम प्रेजेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन या कैडमियम भी होता तो हम उसको चूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ यूज टू एंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज़ यूनिफॉर्म, यानी थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग को मेज़र करने के लिए कि हमारी वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, हम क्या यूज़ करते हैं, तो वो होगा हमारा बुलमार्क। ठीक है, जिसमें से बुल पॉइंट कोई चीज़ होती नहीं है। बेंचमार्क आपको पता ही है, सर्वेइंग में हमने पढ़ ही रखा है कि बेंचमार्क हमारा क्या होता है, कि बेंचमार्क ऐसा कोई भी लेवल होता है, मतलब कोई भी पॉइंट होता है हमारा ग्राउंड पे जिसका रिड्यूस लेवल हमें पहले से पता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना बेंचमार्क बोलेंगे। और पिवोट पॉइंट क्या होता है, पिवोट पॉइंट जैसे कि मान लो कि आप एक थ्रेड ले लो, ठीक है, उस थ्रेड को सेंटर से पकड़ लो, उस थ्रेड के दूसरे एंड पे आप एक बॉल कर दो, फिर उसको रोटेट करो, यानी आपके पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से आपने थ्रेड पकड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो है वो बॉल पूरी रोटेट कर रही है, तो आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ से आपने थ्रेड पकड़ रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, पिवोट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी कर रखी है यहाँ पे, तो आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल फार्मूला फॉर लाइम इज़, अब केमिकल फार्मूला फॉर लाइम हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा CaO। ये तो सबको पता है, अभी हमने पहले भी 2-3 बार इस चीज़ को पढ़ लिया और रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है ये कि लाइम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, कैल्सिनेशन प्रोसेस हमने देख लिया था। फिर हमने ये भी देख लिया था कि जो हमारा लाइम ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन, यानी ये हमारा जो हो गया, ये हमारा प्योर
लाइम स्टोन है, ठीक है। तो प्योर लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम, जिसको हम कॉस्टिक लाइम और लंप लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब क्विक लाइम को क्या होता है, क्विक लाइम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो क्या करता है, ये इसे रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद ये स्वेल करता है या क्रैक करता है या फॉल आउट करता है एज अ पाउडर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड एंड स्लेक्ड लाइम और मिल्क ऑफ लाइम। अब क्या होता है कि क्विक लाइम को जब भी हम पानी में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टी ये शो करता है, पहला तो ये स्वेल कर जाता है, दूसरा इसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, तीसरा ये दूर दूर मतलब फॉल आउट होने लगता है, एक दूसरे से पार्टिकल डिटैच होने लगते हैं। तो ये हमें क्या पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है कि स्लेकिंग प्रोसेस यहाँ पे अकर हो चुकी है और स्लेकिंग प्रोसेस अकर होने के बाद ही हमारा क्या फॉर्म होता है, स्लेक्ड लाइम, जिसको हम हाइड्रेटेड लाइम या फिर मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लेकिंग हमारा क्या है कि स्लेकिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच क्विक लाइम इज़ विग्रसली रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अपना स्लेकिंग। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाइंडिंग मटेरियल इन द मोर्टार इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। तो अब इसको देख लेते हैं कि देखो जो भी मोर्टार हमारा यूज़ होता है, यानी मोर्टार इज़ यूज टू इंडिकेट अ पेस्ट prepared by adding the required quantity of water to a mixture of binding material like cement or lime and fine aggregate like sand, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा मिक्सचर किसका किसका, पानी का प्लस सीमेंट का प्लस फाइन एग्रीगेट्स का, तो सीमेंट की जगह हम लाइम को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। अब क्या होता है, जो बाइंडिंग मटेरियल यानी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमारा होता है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू सीमेंट और लाइम, और जो हमारा एडल्ट्रेंट होता है, जो हमारा एडल्ट्रेंट्स होता है, एडल्ट्रेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हमारा एडल्ट्रेंट्स हम एग्रीगेट को बोलेंगे, ठीक है। फिर अब एडमिक्सचर क्या होता है, एडमिक्सचर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप सीमेंट वाला लेक्चर नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे हमने एडमिक्सचर को भी पढ़ रखा है। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार बता दे रही हूँ कि एडमिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कैन बी एडेड टू अ कंक्रीट टू अचीव और मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडमिक्सचर क्या होता है, वो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कंक्रीट में ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है उसको अचीव करने के लिए हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज़ टू। अब क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर का रोल क्या होता है हमारे किसमें, सीमेंट पेस्ट में, ठीक है। तो उसका रोल होता है हमारा रिटार्डिंग सेटिंग, ठीक है। वो क्या करता है, सेटिंग को रिटार्ड करता है, यानी स्लो डाउन करता है या धीरे धीरे करता है, ठीक है। तो बेसिकली डिटोरिएट करता है सेटिंग को। चलो इसको देख लेते हैं। तो सुपर प्लास्टिसाइजर हमारा होता क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर दैट वर्क ऑन अ सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज इन विच दे डिस्पर्स एंड डिफॉक्यूलेट सीमेंट पार्टिकल्स, दस मेकिंग कंक्रीट फ्लोइंग पोरेबल एंड एसिड अमीड। अब क्या होता है कि सुपर प्लास्टिसाइजर हमारा क्या करता है कि ये डिस्पर्स करता है, यानी कि डिस्पर्स इन द सेंस कि डिस्पर्स का मीनिंग ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक दूसरे से पार्टिकल्स को दूर दूर करता है। डीफॉक्यूलेशन क्या होता है कि हमारा पार्टिकल्स का आपस में चिपकना, लेकिन डीफॉक्यूलेट मतलब जस्ट अपोजिट, यानी कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर 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 कर देता है वो, ठीक है। अब क्या है कि इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो ये क्या करता है, इंक्रीज वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन। ये क्या करता है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर क्या बोल रहा है ये कि इट स्लो डाउन द सेटिंग रेट, ऑब्वियसली अभी हमने पीछे देखा कि डिटोरिएट करता है किसको, सेटिंग को। फिर क्या करता है, रिड्यूस द क्रीप श्रिंकेज एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। फिर अगेन इट रिड्यूसेस द वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, यानी वाटर सीमेंट रेशियो को भी अफेक्ट करता है ये, और इसको क्या करता है, बेसिकली ये रिड्यूस करता है, जो रिजल्ट करता है किसमें, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी ये रिटेन करता है, कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर एंड रिमूवल ऑफ बबल्स, यानी ये बबल्स को रिमूव कर देता है और क्या करता है कि हमारे जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपना, मोर्टार और लाइम। अब
जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि हमारा ट्यूसडे को होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही रखा है कि हमारे वीकली 3 डेज़ चलेंगे ये लेक्चर, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो अब ट्यूसडे को जो लेक्चर होगा उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट विल बी कंक्रीट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।